नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। और जैसा कि आपको पता है कि संक्रमण के इस दौर पर हमने फरवरी में शुरुआत की थी अपने इस चैनल की, और ये छोटी सी मुहिम शुरू की थी कि देश दुनिया से प्रसिद्ध चेहरे आप तक लेकर आएँ, जिनकी जीवन गाथा से हम भी प्रेरित हों, आप भी प्रेरित हों, हम भी कुछ सीखें। और जो उन्होंने चुनौतियाँ और जो संघर्ष अपने जीवन में सहे हैं और क्या क्या उन्होंने समाज में जो अपना योगदान दिया है, उससे हम मुखातिब हों। आज इसी हमारी श्रृंखला के चलते हमसे एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री अंशु गुप्ता जी, जो कि गूंज, जो अपने आप में एक सोच है, एक विचारधारा है, हमारे देश की अभिन्न अंगों में कार्यरत हैं। समाज कल्याण में, समाज उत्थान में और समाज सशक्तिकरण में इनका बहुत योगदान है। आप रमन मैग्सेसे अवॉर्डी भी हैं, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा सा समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी आपका हमारे इस चैनल सुई सून। शुक्रिया शुक्रिया। जी, सवाल जवाब की जो हमारी एक औपचारिकता है, उसको शुरू करने से पहले हमेशा मेरे कुछ एक मूल सवाल होते हैं अपने अतिथियों से। तो पहला सवाल तो ये कि हम गूंज की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम आपके विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जो हमारे दर्शक हैं, अधिकतर ये यंग बच्चे हैं, नॉन लॉयर्स भी हैं, पर अधिकतर यंग लॉयर्स, फ्रेश ग्रेजुएट जो बच्चे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, वो काफ़ी देखते हैं हमारे चैनल को। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कानून के पहलू जुड़े होते हैं। पर आप समाज सेवी हैं, आप एक विचारक हैं, आपने इतनी सारी चीज़ें अंजाम दी हैं, और समाज में सशक्ति, समाज जो कहते हैं एम्पावरमेंट जिसकी हम बात करते हैं, उसमें आपका बहुत योगदान रहा। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी शुरुआती पढ़ाई जन्म के बारे में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद हम चलेंगे गूंज जो एक सोच है उसके बारे तो एक आई थिंक देश की बहुत ही एक खूबसूरत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। में। जी। और अक्सर जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये भी ऐड करता हूँ कि एक ईमानदार मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मिडिल क्लास बहुत तरह की है इंडिया में, है ना। जी। उसमें से एक और मेरठ में जन्म हुआ था, लेकिन वहाँ तो नहीं पले बड़े हम। पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, और क्योंकि एक ईमानदार अफसर थे तो अक्सर ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी जी। हुआ करते थे। जी। तो जब तक मैंने 10+2 किया था तब तक 7 स्कूल बदल चुका था रफली। और ऐसी ऐसी जगह जो आपको तो शायद आपको तो मालूम है, बट मतलब चक्रौता, बनबसा जैसी जगह जो जी। आसानी से लोग एकदम से मैप में नहीं ढूंढते, उनमें हम लोगों का बचपन बीता। जी। और बहुत मजेदार था इस तरीके से कि टफ स्टेशन थे, हार्ड स्टेशन कहे जाते थे गवर्नमेंट के जॉब में ये सारे स्टेशन। बट इसमें एक अलग तरह की समानता थी, एक अलग तरह का मतलब, एक जो एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि एक बच्चा जो सुबह आपको दूध देने आता है आपके घर में, उस समय वो जी। बड़ा सा डोल लेके आया करते थे। 2 घंटे बाद आप देखते हो कि वही बच्चा आपके साथ आपके स्कूल में बैठा हुआ पढ़ रहा है ना। एक तो ये जो बहुत खूबसूरत चीज थी, जिससे क्योंकि वही आपकी परवरिश का हिस्सा था, आपको पता ही नहीं था कि इससे अलग भी कुछ होता है। जी। और क्योंकि छोटे शहरों में पले बड़े, तो वैसे ही हम लोग समाज में बहुत देर से दिखता है। अब तो गूगल का जमाना है, बट उस समय बात और थी। जी। 90 में मैं दिल्ली आया था, उससे पहले इन्हीं सब शहरों में पले बड़े। ग्रेजुएशन मैंने देहरादून से किया। और जैसे मैंने कहा 7 स्कूल पहले ही बदल लिए थे। एक हार्डकोर इंजीनियर्स की फैमिली से आता हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी लास्ट जनरेशन में कुछ 20-22 पास आउट IIT रुड़की के ही थे, जो जी। उस समय रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। मेरे से बड़ी एक बहन है, मतलब मेरी बुआ जी की डॉटर। उसके जी। बाद मैं हूँ इस घर में। और मैंने मतलब वो सारा इंजीनियरिंग का ट्रेंड शायद तोड़ दिया था घर में। मैं पहला बागी था। जी। और खूबसूरत बात यह थी कि घर से उस तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि यदि इतने सारे इंजीनियर हैं घर में तो आपको इंजीनियर ही बनना है। वैसा मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि मेरे पापा माँ की तरफ से कभी वो प्रेशर नहीं रहा। तो बचपन तो बस ये था। और बाकी मोहल्ले के कवि थे, तो वो जो आपको याद है छोटे छोटे शहरों में ना, वो एक कमरे में शाम को कुछ हमारे जैसे कवि लोग चाय समोसे पे मिलते हैं, जी। जी। फिर आपस में ही सुनते हैं, आपस में ही वाह वाह करते हैं। तो वो हम भी करा करते थे। थिएटर का शौक था तो कहीं थिएटर पे मौका मिल गया तो उसमें काम कर लिया कुछ कुछ। ऐसे ही जी। शामें अपनी वहां निकाल ली। लिखने पढ़ने का शौक था तो वो करते थे। जर्नलिज्म काफी किया। हाँ, एक जो पहले दौर का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज थी मेरी लाइफ की, वो थी 10+2 के बाद, 12वीं के बाद एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट देहरादून में मेरा हुआ था। जी। और मैं 1 साल बेड पे रहा था। 3 जून 87 से 13 अप्रैल 88 तक मैं बेड पे था। जी। और डॉक्टर्स के अनुसार भी ये था कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। मतलब उस तरह का एक्सीडेंट था। और उसने बहुत कुछ सिखाया। उस एक्सीडेंट ने, उसने सरकारी हॉस्पिटल को
दुनिया में फाइनेंशियली वीकर सेक्शन की बेकदरी को, क्योंकि हम तो ठीक है ऑफिसर के बच्चे थे तो हमको तो एक प्राइवेट वार्ड मिल जाता था उसी हॉस्पिटल में, बट किस तरीके से देहरादून के उस हॉस्पिटल में पूरे उत्तराखंड के लोग, उस समय यूपी का ही हिस्सा था, जी। उस पूरे इलाके के लोग आते थे और कितनी बेकदरी होती थी उनकी। या मेरे केस में जब रिश्वत नहीं गई तो मेरा क्या हाल हुआ, मैं उसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूँ आज की डेट तक, क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं था रिश्वत पे कोई बातचीत। वो एक टर्निंग फेज था लाइफ का। उसी हॉस्पिटल के बेड पे ही बहुत कुछ लिखना शुरू किया। फिर बाद में जर्नलिज्म में चले गए। फिर मैंने आईएमसी से जर्नलिज्म किया, फिर जी। आईएमसी से एडवर्टाइजिंग एंड पीआर किया, और फिर इसी दौर में बाद में नौकरी के साथ साथ में एक इकोनॉमिक्स में पीजी भी किया। तो ये है बात। यानी इतना इतना बढ़िया आपने बताया कि शुरुआती जीवन आपका इतना रोचक रहा, और खासकर तबादलों की आपने बात कही कि तबादले एकदम गिफ्ट में उपहार के तौर पे मिल जाते हैं ईमानदार अफसरों को हमारे देश में। और यही होता है जैसा आपने बताया कि मैप में भी ढूंढना कई बार मुश्किल होता है, तो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, छोटे शहर होते हैं जहाँ अमूमन चुनौतीपूर्ण जीवन होता है सभी का, जो आम जनता है और जो सरकारी जो सेवक हैं उनके लिए भी। तो आज तक मुझे लगता है वो संस्था हमारी वैसी की वैसी सुदृढ़ देश में है। बहुत ज़्यादा तो बदलाव उसमें नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ, गूगल की वजह से और मैं समझता हूँ सूचना क्रांति की वजह से जो हमारे देश में आई है, काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, बदलती रहेंगी। और इसमें तो आपने आगाज़ आपने लगाया ही है अपने अपनी संस्था के द्वारा, और बाकी और भी लोग हैं हमारे समाज में चीज़ें जिसमें जो तब्दीली में जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। साथ ही आपने बड़ी एक रोचक बात बताई कि किस तरह आपने स्कूल के बाद आप दिल्ली आए, क्योंकि एक छोटे शहर से महानगर आना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। महानगर के अपने हाव भाव अलग होते हैं। फिर आपने बताया यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की, तो थोड़ा सा उस आपके सफ़र के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कितना फ़र्क, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो हमसे जुड़े रहते हैं, मेरे से अधिकतर पूछते हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है। कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस दोनों टर्म आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं कि जितने बच्चे आजकल, तो लोगों ने हमारे समाज में बड़ी प्रक्रिया बना दी है, टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज़ करके नाम आते हैं। मेरे ज़माने में हम लोग तब भी शहरों के नाम शहरी के नाम लेके कहते थे। पर ये जो मैं कहता हूँ कि जो कमर्शलाइजेशन हुआ है हमारा, तो उससे जो एक फिनेस आ गई है हमारे समाज में चीज़ों को कैटेगराइज करने की, उससे हम कहते हैं कि जी ये है तो मेट्रो है, बाकी है तो टियर 2 टियर 3 टियर 4 फलाना फलाना करके बहुत सारी श्रेणियाँ बन गई हैं उसकी। तो जो बच्चे आते हैं आज भी छोटे शहरों से, उनके लिए महानगर में आना एक तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा एक कौतूहल भी होता है मन में, क्योंकि डर भी लगता है इतने बड़े शहर में आके, समझ नहीं आता कहाँ अपने आप को कहीं ऐसा ना हो कि खो जाएं इतने इतने बड़े शहर में। तो जब आप आए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो आपने एजुकेशन यहाँ पर ली, क्या क्या उससे आपने फ़र्क पाया, और आपने जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग की बड़ी सुंदर बात की, क्योंकि ये तो बड़े स्तंभ है हमारे समाज में। जर्नलिज्म अगर ना हो तो सरकार या समाज पे या बाकी जो अधिकारी हैं उन पर नज़र नहीं बन सकती, और जो एडवर्टाइजिंग है उसके बिना कॉमर्स नहीं चल सकती। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही अलग थी, जी। क्योंकि कॉलेज में जो आपके दोस्त बनते हैं या जो माहौल बनता है आपका, तो मैं तो पहले साल बेड पे था एक जी। तरीके से। तो मेरे दोस्त ही नहीं बने, मतलब आपको, मुझे याद है बहुत साल के बाद जब एक बार एक जागृति यात्रा करके आती है, उसके कोई 400-500 लोग मिलने आते हैं हर साल। ट्रेन से यात्रा होती है तो वो एक हमसे भी मिलने आते हैं हर साल। तो जब पहली बार वो आए थे, तो आपको जयंत विश्वास नहीं होगा कि मैं उस यात्रा के बाद अलग जाके बहुत रोया था। और उसकी वजह ये थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये इतने सारे लोग मुझे देखने या मुझसे मिलने आए हैं, मैंने तो बहुत अकेलेपन की जिंदगी निकाली थी जी। कुछ साल तक। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में यदि आप दोस्त नहीं बना पाते, और उस समय में, मैं आपसे 1990 की बात कर रहा हूँ, जी। उस समय में यदि आप लिम्प कर रहे हैं, यदि आप लंगड़ा रहे हैं अपने पैर की चोट की वजह से, तो आज तो बहुत कुछ उस पे लैंग्वेज में और नजरों में बहुत बदलाव आया है। जी। आज आप डिसेबिलिटी वर्ड पर भी 50 तरह की बातें हम लोग लेके आ रहे हैं, और बहुत जी। इज्जत से बहुत लोग काम भी कर रहे हैं उसमें। वो समय और था, और एक छोटे शहर की बात भी थी कहीं ना कहीं। तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन झेला था उस उन 2-3 साल में। हाँ, मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान था कुछ चीजों में। तो मैं, मुझे अभी तक याद है कि वो 15 इंच की या जो छोटी वाली बच्चों वाली साइकिल एक तरह की होती थी, जी। उसमें किस तरीके से मैं एक स्टिक बांध के दूंदरपड़ के ऑफिस तक सहस्त्रधारा रोड से जाता था। जी। और इसलिए कि यदि मैं, पैर मेरा गिर जाए तो मैं संभल जाऊं, और अपना आर्टिकल वहां दे के आता था छपने के लिए। जी। तो वो मैंने उस तरह से वो लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं खुद। लेकिन सामाजिक रूप से आप बहुत अकेले थे, दोस्तों के रूप में आप बहुत अकेले थे। फिर आप दिल्ली आए। दिल्ली बड़ा शहर था, सोचिए कि जिंदगी में पहली बार रेड लाइट देखी,
भाई कहाँ उस जमाने में देहरादून में रेड लाइट होती जी, थी, जी, फ्लाईओवर भी नहीं होते थे, वो भी आपने जिंदगी में एक तरह से पहली बार देखे। बहुत कुछ पहली बार देखा। दूसरा, एक अच्छे बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आए थे तो आपको अपने जैसे भी लोग मिले और अपने से बहुत अलग भी लोग मिले। जी, अच्छा, अब मेरा क्या था कि मैं फिफ्थ तक बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। जी, उसके बाद जब सिक्स्थ मेरा हुआ तो ट्रांसफर हो गया, तो जिस जगह मैं गया वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल ही नहीं मिला। तो और उस समय यूपी बोर्ड में सिक्स्थ में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ाते थे। तो वहां से इंग्लिश तभी इंट्रोड्यूस होती थी, तो जी, आप हिंदी में चले गए। ग्रेजुएशन में आते आते आपका तो इंग्लिश का तो सत्यानाश हो गया, इंग्लिश तो आपकी जी, बनी ही नहीं, जी, है ना। और दिल्ली जैसे शहर में आके वो एक एक तरह की बेसिक नीड सी हो जाती है आपकी, उस जी, जमाने में भी हो जाती थी। और जी, हम प्योर हिंदी बोलते बोला करते थे उस समय में, मतलब इंग्लिश में कोई हमसे 5 लाइन का इंट्रोडक्शन मांग ले वो ना हो हमसे। अभी जी, तो अभी तो मतलब लोगों को लगता है हम कॉन्वेंट एजुकेटेड है, जी, तो उस समय की मैं बात बता रहा हूँ आपसे। जी, तो बट बट ये था एक मजेदार बात, हमारे हमने अपने माँ बाप से या खुद में ये सीखी थी कि यार कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। ना तो लंगड़ा के चलने का कॉम्प्लेक्स था, जी, ना इंग्लिश ना बोल पाने का कॉम्प्लेक्स था। और वो मैं जितने युवा साथी इसको देख रहे हैं मैं उनको भी ये बोलूंगा जी, कि इंग्लिश ना जानना कॉम्प्लेक्स का विषय नहीं हो सकता किसी भी हाल में। हाँ, इंग्लिश ना पढ़ना किसी वजह से वो भी गलत ही है, पढ़ लीजिए उसको, एक एक्स्ट्रा स्किल मान के पढ़ लीजिए, जी, है ना। मतलब उसका फालतू विरोध का भी कोई फायदा नहीं है, मतलब क्योंकि वो एक आप उसको एडिशनल टैलेंट की तरह से लीजिए। बट यदि हमारे एक आंख में प्रॉब्लम है, एक हाथ में प्रॉब्लम है, हम पैर से नहीं चल पा रहे हैं, हम हमारे पास उस तरह के कपड़े नहीं हैं जैसे और लोग पहने हुए हैं, तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं जब ग्रेजुएशन करके आया था उस समय तक मेरा पैर भी काफी ठीक हो गया था, मैं लिम्प करना बंद कर दिया था 2-3 साल जी, पहले, तो मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम नहीं थी बहुत सारी इनमें से। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब हमारी सोच के आड़े नहीं आने चाहिए, हमारे सपनों के आड़े नहीं आने चाहिए। वरना एक हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा आईआईएमसी की कल्पना इतनी आसानी से नहीं करता, जी, या भले ही वहाँ हिंदी जर्नलिज्म का कोर्स था जैसे, और वो कर भी लेता जो मैंने किया, जो बहुत लोग करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में एडवर्टाइजिंग और पीआर की कल्पना नहीं करता। जी, तो मैंने वहाँ 2 कोर्स किए, मैंने जर्नलिज्म किया और उसके बाद तो मैं उस समय तक की हिस्ट्री में उस इंस्टीट्यूट में अकेला था जिसने 2 कोर्स किए थे, क्योंकि कोई इंसान अपना सेकेंड ईयर बर्बाद नहीं करता था जी, वहां पर। बट बट मुझे हॉस्टल बहुत पसंद आ गया था, और मुझे वहाँ की मस्ती बहुत पसंद आ गई थी, और मुझे वहाँ एक्सेप्टेंस मिली थी इस बड़े शहर में। मुझे लोगों ने बहुत मोहब्बत दी थी, मेरे गाने को, मेरे लिखने को, मेरी मस्तीबाजी की आदतों को, मेरी आवारागर्दी को, बदमाशी को। तो शायद इस वजह से मैंने सेकेंड ईयर अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली मैं क्लियर हो गया। दैट इज द रीजन कि मैंने जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग पीआर वहाँ दोनों किए। और अच्छा रहा क्योंकि एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में फिर मुझे मीनाक्षी मिल गई, जी, मेरी मतलब जो बैचमेट थी, और वो आज लाइफ पार्टनर हैं। तो अच्छा ही रहा, मुझे लगा सेकेंड ईयर करना उस हिसाब से। जी, जी। तो इतना आपने बढ़िया व्याख्या की कि किस तरह चुनौतियों को आपने उसका एकदम कहते हैं ना कि फेस टू फेस आपने वो चैलेंज लिया क्या, और अंग्रेजी में कहावत है कैचिंग द बुल बाय द हॉर्न, कि लिटरली क्या उसको पकड़ के चुनौतियों को आपने साझा किया, आप बढ़ते रहे। और जो युवा बच्चे इसको सुनेंगे भी बाद में जब इसको लाइव करें, तो मैं समझता हूँ प्रेरणा सूत्र बात है अपने आप में, क्योंकि चुनौतियाँ आती हैं, कोई भी भाषा आपको ना आए या कोई चीज़ ना आए या कि पहनावा हो, कोई भी चीज़ हो, उसको लेके कभी कॉम्प्लेक्स मत रखिए। अंशु जी ने इतनी बढ़िया बात हम सब तक की रखी। इसके बाद अंशु जी आ जाते हैं गूंज की यात्रा पे, क्योंकि या मैं बार बार मैं अवॉइड कर रहा हूँ वर्ड संस्था का यूज़ करना, क्योंकि मैंने आपके कुछ इंटरव्यू पहले देखे आपसे मिलने से पहले, तो इस चीज़ पे मैंने देखा हमेशा आप नाखुश हो जाते हैं। और आपने बोला कि सोच है, संस्था नहीं है। और फिर मैं सोच रहा था कि हाँ, हम लोग एनजीओ तो बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन अगर मैं एनजीओ को हिंदी में बोलूँ तो कहीं वो गैर सरकारी और गैर कानूनी सुनने में जैसा लगेगा, तो मैं उसको अवॉइड करूँगा जितना हो सके। पर एक चीज़ जो बार बार आई, जो आपके मेरे ख्याल से शायद कॉलेज के दिनों में थे, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन माई नैरेटिव, इन माई टाइम लाइन, जो मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे, उसमें ये था कि हबीब भाई और कनीज़ बानो का जिक्र मैंने बार बार देखा है, जो कि एक प्रेरणा सूत्र आपके लिए साबित हुआ। जहाँ पे जो एक इंसान जो मुर्दों को अपने रिक्शा पे ठेले पे ले जा रहा था, और उनकी बेटी किस तरीके से उस मुर्दे से सिमट के सर्दियाँ काट रही थी, वो बात मुझे बहुत लगी। मैंने जब आपके इंटरव्यूज़ देखे और मैंने कहा कि वाकई ये तो मैंने बात सुनी है,
और ये बात आपने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी, आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। तो मैं चाहूँगा एक तो इस चीज़ को साझा करें आप हमारे दर्शकों के साथ, और कैसे ये बात प्रेरणा बनी और कैसे गूंज का इसके बाद निर्माण हुआ, उसकी मैं यात्रा आपसे समझना चाहता अच्छा, इससे पहले जैन एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे ना, हूँ। जी तो जी हमें ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स मतलब ना तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो। जी तो मतलब वो बहुत जरूरी है कि कहीं कहीं मुझे इसी बात का गुमान हो कि यार मेरी तो हिंदी बहुत अच्छी है, मैं बड़ा हिंदी का अच्छा लेखक हूँ, ये है वो है, जी। तो मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है हाँ। ना। मतलब वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया ना फिर आपका। तो मतलब कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह का बेकार है। आपको जी जी बड़े खुले दिल से प्रयोग करने चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि एक जिंदगी मिली है, जितना सीख लो जितना कर लो कम ही है कुल मिला के। बट जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय करके करो। तो ये हमारे ये जी मेरे और ये मेरे एंजॉयमेंट की कहानी है। टू बी ऑनेस्ट, यदि आप गूंज की पूरी कहानी को सुनेंगे जी तो इसकी शुरुआत भी इसीलिए हुई कि मैं मस्ती मारता था। बहुत जी सिंपल है। मैं अपने स्कूटर उठाता था और पुरानी दिल्ली में घूमता रहता था बहुत। जी मतलब जो मेरे जर्नलिज्म के दिन थे, तो ऑब्वियसली एक तो ये था कि भाई स्टोरी की तलाश रहती थी, लिखते थे, एक छोटा सा कैमरा हाथ में रहता था तो वो फोटो खींचा करते थे, ये तो शौक था ही। दूसरा मेरा बहुत बड़ा शौक था स्ट्रीट फूड का, जी है ना, कि मतलब आपको सड़क के गोलगप्पे और समोसे और नान जी खटाई वो सब कहाँ से मिले। तो पुरानी दिल्ली तो उसका अड्डा है। और जी और हमारे ऐसे लोगों के लिए जो नए नए आए हैं, स्टूडेंट हैं, अभी कमाते शमाते भी नहीं है, तो इकोनॉमिक स्ट्रीट फूड जी और टेस्टी स्ट्रीट फूड आपको यू आर एबल टू गेट इट। तो यही वजह थी कि मैं पुरानी दिल्ली बहुत घूमता था हम्म, और स्टोरीज किया करता था। लाल किले पे की, कबूतरबाजी पे की, लाल किले पे नहीं की, लाल किले के पीछे जो चोर बाजार लगता था उस पे की। तो मतलब एक ह्यूमन सेंट्रिक थोड़ा हुआ हुआ करता था मेरा। तो यार जैसे जैसे मैंने कबूतरबाजी पे की थी जब स्टोरी, तो मैं वाकई उसके छत पे बैठा रहता था और वो कबूतर वालों के पूरी विसल सुन सुन के उसको सीखता था। जी और उन लोगों की जिंदगी पे लिखता था एक तरीके से। तो ऐसे ही एक बार सुबह घूम रहा था ओल्ड दिल्ली में, एंड देन आई सॉ दिस रिक्शा। एक रिक्शा मतलब ठेला जैसा जा रहा था, जी और उसमें एक बहुत ही कलरफुल कपड़ों में एक महिला बैठी थी और एक बंदा चला रहा था। कुछ ऐसा नया नहीं था, बट क्योंकि जब दिल्ली का अक्टूबर नवंबर का फॉग हो और मॉन्यूमेंट हो, पुरानी दिल्ली हो, तो इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर फॉर यू। एक जी जी खूबसूरत सी पिक्चर बन जाती है। तो मैंने पिक्चर लेने की कोशिश की, बट क्योंकि उस समय हम नए नए थे तो हमारे पास तो जूम लेंस नहीं था, है ना। तो आपको आपको यदि क्लोजअप लेना है तो आपको सब्जेक्ट के पास में जाना है। करेक्ट तो जी मैं भागा अपना स्कूटर लेके, बजाज सुपर हुआ करता था, उस सब्जेक्ट के पास में। तो जब मैं रिक्शा के पास पहुंचा तो उस पे कुछ अजीब सा था, मतलब हिंदी में बड़े टूटे फूटे अक्षरों में लिखा हुआ था, लावारिस लाश उठाने वाला, दिल्ली पुलिस का। हम्म, तो मैंने कहा यार ये क्या कहानी है। अब वो जर्नलिज्म का कीड़ा तो था ही अंदर कहीं ना कहीं। जी जी तो मैंने मैंने उनको रोका नहीं, कुछ पूछा नहीं, मैं उनको पीछा करने लगा। वो जाके दिल्ली गेट पे रुक गए। दिल्ली गेट में उस समय बैरिकेडिंग नहीं थी, अभी तो देन आफ्टर रेप केस और समथिंग इट वाज बैरिकेडेड। उस समय जी बैरिकेडिंग नहीं थी। वो रुके, हबीब भाई उतरे, पीछे से आमना जी उतरी। पता लगा आमना जी बिल्कुल ब्लाइंड है, देख नहीं पा रही हैं। और ऐसे ढूंढते ढूंढते वो उसके पास में गए तो वहां सडनली मैंने देखा एक डेड बॉडी पड़ी। तो एक यंग बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मुझे अभी तक याद है, ब्लू थोड़ा फटा हुआ जीन्स और चेक की कोई शर्ट थी, और ये जाड़े थे बिल्कुल जी नहीं। और दोनों गए, अभी भाई ने जेब वेब टटोली, कुछ निकला, वो मैं बाद में कहानी बताता हूँ। फिर उन्होंने, एक ने सिर से उठाया, एक ने पैर से उठाया, रिक्शा पे बॉडी को लादा और सफेद कपड़ा निकाला, ढक दिया। और जयंत ये सब ऐसे रोबोटिक था। It was something like it's just happening, as if it is a routine for someone, as if जी someone is doing it on a daily basis. ये दिनचर्या की तरह से है किसी का। तो फिर मैं उनका पीछा करता रहा। उसके बाद मैं उनका हफ्ते 10 दिन तक ऐसे ही पीछे ही करता रहा। मतलब सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे जाड़ों में मैं पहुंच जाता था, क्योंकि मुझे पता लगा कि इनका पूरा फुल टाइम काम डेड बॉडीज उठाना है। क्योंकि हर बड़े शहर की तरह दिल्ली में भी बहुत सारे होमलेस लोग हैं, जी एंड लॉट ऑफ पीपल डाई ऑन द रोड। सड़क पे या पार्क में मरते हैं, सुसाइड से लेके और एक्सीडेंट से लेके एनीथिंग जिसकी कमी हो, दवा की कमी हो, अटेंशन की कमी हो, खाने की कमी हो। और हबीब भाई को पुलिस उस समय 20 रुपए और 2 मीटर कपड़ा देती थी, और हबीब भाई उस लाश को उठा के पूरे प्रोसेस में डाला करते थे।
जो भी उसका था। जी। तो अब जब तो मैं उनके साथ ही बैठ के सुबह चाय और फैन खाता था, और सुबह के 4 घंटे बहुत बिजी होते थे उनके, क्योंकि मैक्सिमम न्यूज उनके पास सुबह आया करती थी, पीसीआर वैन से लेके पार के बच्चों तक। और फिर जब उनसे बातचीत होती रही, तो दो चीजें जो आपने कई बार सुनी होंगी, वो मैं रिपीट कर देता हूँ कुछ दर्शकों के लिए यहाँ पे। एक, उन्होंने कहा कि जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है, क्योंकि और कभी कभी इतना काम होता है कि संभलता नहीं। तो जब मैंने सारे कैलकुलेशंस की, तो पता लगा कि हर 24 घंटे में 4, 5, 6 किलोमीटर जहां भी उनका रिक्शा जा सकता था, उसमें वो 10 से 12 लाश उठाते थे। और समर्स में, गर्मियों में, वो 4 से 5 होता था। जी। तो जैसे आपने सोचा होगा, मैंने भी पहले कई साल तक सोचा कि लोग ठंड से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं। मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि लोग एक्चुअली ठंड से नहीं मरते, क्योंकि यदि ठंड से लोग मरते तो मैं जिंदा कैसे रहा। हम्म। भाई, उसी टेम्परेचर में 50, 60, 70 किलोमीटर की स्पीड पर मैं अपना रात को 10 बजे स्कूटर भगा रहा हूँ, और मैं तब भी जिंदा रहता हूँ, और दिल्ली गेट पे लेटा लेटा बैठा बैठा बंदा वो मर गया। जी। दैट मीन्स the people are not dying because of cold, people are actually dying because of lack of clothing। इसका मतलब लोग ठंड से नहीं मर रहे, लोग कपड़े की कमी से मर रहे हैं। ये प्रिवेंटेबल डेथ या सफरिंग। जी। उनकी छोटी सी बेटी थी बानो, जिसका आपने नाम लिया, जो अब नहीं रही। जी। उसने बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था। आपने देखा ना, ये जो जैसे स्लम में या फुटपाथ पे जो बच्चे पलते हैं, वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जिंदगी जी। उनको इतना जल्दी सब कुछ सिखा देती है, उनकी लैंग्वेज, उनके तौर तरीके सब कुछ अलग होते हैं। तो उस छोटी सी बच्ची ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। जी। तो बहुत शॉकिंग था, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल था, और जबकि आई हैड नो रीजन नॉट टू बिलीव, मतलब कोई वजह नहीं थी कि मैं बिलीव ना करूं, क्योंकि मैं तो देख रहा था उस चीज को लगातार, मुझे तो पता था। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद मेरी जो अर्बन एजुकेशन है, जिसने मुझे सिखा दिया था कि डेड बॉडीज आर कोल्ड, लाशें ठंडी होती हैं, मैंने शायद उस लॉजिक को लगाए रखा और कंपल्शन को नहीं समझा। जी। तो बस वो एक हादसा था। फिर एक और उत्तरकाशी में हुआ, जब अर्थक्वेक हुआ था। मैं वहाँ चला आया था, फर्स्ट टाइम जिंदगी में गांव देखे, फर्स्ट टाइम डिजास्टर देखा, फर्स्ट टाइम बेकदरी देखी। जी। अब ये देखा कि कितना ऊंचा माथा होता है लोगों का, लेकिन रिलीफ किस तरीके से दे दिया जाता है, और कैसे रिलीफ एक बड़ा डिजास्टर हो जाता है डिजास्टर से भी। वो सब वहाँ देखा। कपड़े की कमी देखी बहुत, जी। पैबंद लगे हुए, बोरी के टुकड़े पहने हुए लोग देखे, जो ये कह रहे थे कि मुझे गर्म कपड़ा दे दो, मैं मर जाऊंगा, और मैं नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि जब आप एक एवरेज मिडिल क्लास में पले बड़े हों और ठंड लगने पर रजाई के ऊपर कंबल मिल जाता हो, तो आपको शायद ये चीज़ों का एहसास ना होता हो। जी। बस, तो ये सब इंसिडेंट 1991 जब भी थे, मुझे लगता है इन सब इंसिडेंट्स ने दर्शन का काम किया। और उसके बाद मैं अपना पढ़ाई में, एड एजेंसी में, कॉर्पोरेट में नौकरी में लग गया। बट जी। ये चीज़ परेशान करती रही। फिर 98 में मीनाक्षी ने बीबीसी ज्वाइन कर लिया था, और मैं उस समय एस्कॉर्ट्स में था, तो मैंने फिर छोड़ा। उसके बाद से फिर हम कबाड़ी का काम कर रहे हैं। जी। नहीं, ये मतलब कहना जितना आसान है, हम कहते हैं कबाड़, लेकिन कबाड़ नहीं है वाकई। ये जीवन दान का कार्य आप कर रहे हैं। अगर उसको मैं सरल शब्दों में अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊं, कि ये जो उत्तरकाशी का आपने जो बताया, जो अर्थक्वेक आया था उस वक्त, मुझे याद है, मैं मेरे फादर का तबादला उत्तरकाशी बाद में हुआ था, उस हादसे के बाद मुझे याद है। और ये शायद 91 या 93 की बात होगी, अर्ली 91। 90s। जी। 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 और मेरे 91। ख्याल से मेरे पिताजी का तबादला 93 या 94 में उत्तरकाशी उस वक्त हुआ था। और हमने गए तो कई जगह दिखता था कि किस तरीके से जो इतना प्रचंड वो जो या ये ज़लज़ला हुआ था, जो आया था अर्थक्वेक, काफ़ी उससे बर्बादी हुई। और क्योंकि वो हिमालयन बेल्ट है पूरी, तो उसके बाद भी कहीं ना कभी झटके आते रहते थे। हमें तो याद है एक दो आते साल रहते वहाँ पे रहे, और अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हिमालयन बेल्ट बहुत बहुत सेस्मिक, कहते हैं कि सेंसिटिव हैं। जोन में आती एब्सोल्युटली। हैं। तो आपने बताया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आपको सताती रही, वो चाहे हबीब भाई की हो, कनीज़ बानो की हो, वो जो आपने चीज़ें देखी अपने सामने इस अर्थक्वेक के बाद। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसी इंसान के जहन में जब हावी हो जाती हैं, तो वो एक कदम उठाता है। और आपने कदम उठाया गूंज का, और गूंज इतना सुंदर नाम है अपने आप में। गूंज मतलब एक वॉइस एको हम इसको कहते हैं, कि जब बहुत लोगों की आवाज़ मिलती है तो वो एक गूंज बन जाती है। और आवाज़ों का मिलना, जैसे कि उंगलियों का मिल के बनना मुट्ठी बन जाता है। मैं समझता हूँ लोगों की आवाज़ एक साथ अगर आ जाए तो एक वो गूंज बन जाती है, एक समाज कल्याण में एक चेंज की तरफ वो अग्रसर होता है। तो ये मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपने 1999 में गूंज की स्थापना की, जैसा आपने कहा 98 तक आप कार्यरत थे।
तो शुरुआती तौर पे तो मैं ये जानना चाहूँगा, और मैं दो दो एंगल से आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लॉ स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है आजकल, जो 5 साल का हमारा कानून की पढ़ाई हो गई है देश में, उसमें कई बच्चे, एंड आई विल यूज़ दिस टर्म बिकॉज वो बच्चे मुझे टर्म आके कहते हैं, वो एनजीओ में इंटर्नशिप करते हैं। कहते हैं हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड ईयर में इंटर्नशिप में काफ़ी जोर दिया जाता है, ताकि आप समझें कि समाज की क्या क्या परेशानियाँ हैं, और समाज के आप थोड़ा सा करीब जुड़ें, क्योंकि जब तक आप समाज को नहीं समझेंगे आप कानून को नहीं समझ सकते। ये लॉ स्कूल्स का एक पैटर्न, एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसके लिए वो बच्चों को एनजीओज़ में भेजते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तरह तरह के एनजीओ हमारे देश में जो बहुत अच्छे अच्छे प्रयास कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें जाके बच्चे कई दफ़ा काम भी सीखते हैं। और मैं समझता हूँ उससे उनको एक चुनौती भी मिलती है चीज़ों को सीखने की, कानून को समझने की, क्योंकि हर चीज़ का ढप होता है। तो पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने गूंज सोचा इसका निर्माण करने की, तो क्या क्या चुनौतियाँ रहीं आपके सामने, कि कुछ अगर कानूनी दांव-पेच अगर आपके उस वक़्त सामने आए हो कि भई कैसे सेटअप करना है, क्या होता है? अगर आपको हल्का सा उसकी सरसरी कोई मेमोरी याद हो, वो भी आप ज़रूर हमसे बताएँ। और बेसिक लेवल पे इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो मैं समझता हूँ ये थी कि किसी भी इंसान को बचाया कैसे जाए? क्योंकि जो आपने ठंड की बात की, आपने जो कपड़ों की बात की, इतनी बेसिक चीज़ें हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि आपने बताया चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे कोई अमीर आदमी, चाहे कोई भी हो, अगर ये चीज़ें हमें मूलभूत तौर पे मिल जाती हैं डेली नीड पे, तो हम वी डोंट गिव इट अ सेकंड थॉट, हम सोचते नहीं इसके बारे में। हमें लगता है ये तो गिवन है हमारे लिए, जैसे होता है 3 वक़्त की रोटी मिल रही है, सर के ऊपर छत है, घर में वाई-फाई चल रहा है, तो आदमी सोचता नहीं है। पर जिसके पास ये चीज़ नहीं है, जो इससे ठिठुर के जिसकी जान चली गई, या जिसके पास इस चीज़ का अभाव है, उसके लिए बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो मैं आपसे गूँज की यात्रा समझना चाहूँगा कि कैसे वो यात्रा फिर आपने शुरू की, क्या-क्या चुनौतियाँ आईं, और कैसे-कैसे आप मार्गदर्शन करते रहे अपनी संस्था का? क्योंकि आज मैं समझता हूँ कम से कम 20 से ज़्यादा राज्यों में आप लोग कार्यरत हैं, और अपनी देश को अपनी ये जो है सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। तो 98 में इनफॉर्मली शुरू किया था, 99 में रजिस्ट्रेशन हुआ इसका, जी, और 67 पर्सनल कपड़ों से शुरू किया था। आज की डेट में कोई 6-7 हज़ार टन के आसपास हम लोग मटेरियल हैंडल करते हैं। लास्ट ईयर तो 10 मिलियन केजीज किया पेंडेमिक के टाइम में, और जी, 27 स्टेट्स के डिफरेंट हिस्सों में हैं, और करीब 1200 लोग हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन अभी हम लोग पैन इंडिया, 20 ऑफिसर्स के साथ। ये दिस इज वेयर वी स्टैंड टुडे। जी, एक आंदोलन की तरह से है, एक मूवमेंट की तरीके से है, बहुत डिग्निटी के एंगल से देखते हैं सारी चीज़ों को। आई थिंक ये कुछ खास चीज़ें हैं हमारी अंदर। और देखिए, सच बात यह है कि जब मैंने नौकरी छोड़ी थी और जब ये करने का सोचा था, हमें नहीं पता था कि ये ऐसा कोई एनजीओ नाम की चीज होती है, या कोई सोशल सेक्टर होता है, या जी, सोशल एंटरप्राइज होती है। अभी बहुत सारे लोग आपको मतलब मैं तो बहुत जोक में हमेशा ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग आपको लीडिंग सोशल एंटरप्रेन्योर ये वो बोलते हैं, जी, और मैं और बातें करने के लिए भी आते हैं, तो मैं उनको सबसे पहली बात ये बोलता हूँ कि मैंने कहा भाई, जब हमने शुरू करा था तो हमारे जैसे लोगों को तो आई मीन वी डिडंट इवन नो हाउ मेनी ईज कम इन एंटरप्रेन्योर। हमें तो यही नहीं मालूम था कि एंटरप्रेन्योर में ई कितने आते हैं। जी, तो हमने हमने एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं किया था ये, जी, जी, और ना कोई संस्था शुरू करने के लिए किया था। जी, हमें एक प्रॉब्लम दिखी थी और हमें लगा था कि उसका एक सोल्यूशन है। हमें ये भी नहीं पता था कि यही सोल्यूशन है, और हमें ये भी नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वर्ल्ड वाइड इस पे काम नहीं होता या बात नहीं जी, होती। ये सच है उस समय का। और ना हमें ये पता था कि इसको रजिस्टर कराना होता है। तो मतलब आप सोच लीजिए कि 98 में जून 30 जून वाज माय लास्ट सैलरी जी, कॉर्पोरेट से, और ये फैब 99 में रजिस्टर हुआ है। और वो भी इस तरीके से हुआ कि एक सरकारी अफसर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और जी, सीनियर बंदे थे, हमको ये तो पता था कि सिविल सर्वेंट है ये, बट क्या है क्या नहीं है इससे हमने कोई मतलब नहीं रखा। तो वो घर पे बैठे हुए हैं हम लोग, शाम को ऐसे ही कहीं से चलते हुए आ गए थे, बातें हो रही है, मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे करना है मुझे। बोले क्या नाम रखा है? मैंने कहा गूंज। तो वो जैसे दोस्तों में गाली दी जाती है, मैंने भी गाली सुनी। अब जी, बोले कि ये तो म्यूजिकल है सब कुछ, और तो जो बात कर रहा है तो और कुछ चीजें की कर रहा है, नाम तो म्यूजिकल रख रहा है। मैंने कहा भाई देखो, काम भी यही करना है एज ऑफ नाउ, बाकी बाद में देखेंगे, और नाम भी यही रखना है। और आपको विश्वास नहीं होगा जैन, जब बाद में पता लगा कि वो जो शख्स है वो एक्चुअली रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज है। अरे वाह! जी, ठीक है। जी, तो जी, अब उन्होंने बोला कि तुम कल आओ, तो हम कल गए। जी, तो उन्होंने प्रोसेस बता दिया। हम हम बाहर गए, हमने वो टाइपिस्ट वाइपिस्ट जो होते हैं उनसे अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा लिया, जी, और हम अपना हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। अब
ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ कि उसमें बहुत सारे काम जो हम करना चाहते थे वो तो हमने लिखे ही नहीं, क्योंकि जी। हमने तो बाकी सबके कागजों से टीप टाप के अपना एमओए बना दिया था, कट कल कॉपी पेस्ट, जी जी। कट कॉपी पेस्ट था। और अदर अदर फैक्टर वाज दैट उसमें यू नीड 7 पीपल। हम्म, कोई आपको ऐसे 7 लोग चाहिए फॉर्म करने के लिए जिनकी अपने पास पहचान पत्र हो, और उस समय पहचान पत्र के नाम पे सिर्फ राशन कार्ड होता था। जी द ओनली आइडेंटिटी कार्ड इन दोज डेज वाज राशन कार्ड। जी और हमारे जैसे माइग्रेटेड लोग, मतलब तो माइग्रेटेड ही थे नए नए, उसमें हमारे किसके पास राशन कार्ड। तो आप बिलीव नहीं करोगे, हम 3 लोगों के अलावा जी जो बाकी 4 लोग थे, उनका फाउंडर वाले रजिस्टर में आना, उसकी वजह उनका राशन कार्ड था, और कोई वजह नहीं थी। जी ये हमें लगा जिसके पास राशन कार्ड है आ जाओ, जी। क्योंकि हमें 7 मेंबर चाहिए और हमें रजिस्टर कराना है। हम्म, तो हो गया ये सब। एंड ऑफ कोर्स आई मीन, आपने क्योंकि कानूनी बात बोली और सब कुछ बोला, तो हमें जी बाद में जब हम धीरे धीरे मेच्योर होने लगे, थोड़ा सा चीजों को समझने लगे, तो वी हैड टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ चेंजिंग दोस एमओएस एंड एवरीथिंग, जी इन दैट प्रोसेस, बिकॉज वो फॉल्टी था जी शुरुआती, बहुत फॉल्टी था, तो वो हमने बाद में सब कुछ ठीक किया। गूंज की जहां तक जर्नी का सवाल है, बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि हम कपड़े इकट्ठे करके बांटने का काम करते हैं, या हम सिर्फ डिजास्टर रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक बहुत हार्डकोर रूरल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं। हमने बहुत एक अलग तरीके से लैंग्वेज को चेंज करने का काम किया है, जहां पे हमने कहा है कि चैरिटी सॉल्यूशन नहीं है, जी चैरिटी किल्स डिग्निटी ऑफ पीपल, एंड विदाउट डिग्निटी यू कैन नॉट थिंक ऑफ डेवलपमेंट। तो जो भी आप ये चैरिटी की बातें करते हैं, ये लोगों के सम्मान को मारती है। जी और इंस्टेंट चैरिटी ठीक है, आपको किसी को खाना खिलाना है, किसी को कुछ देना है, बट सस्टेन जब हो जाती है चैरिटी, जब लगातार होती रहती है, तो वो डिग्निटी मार देती है। तो यही वजह है कि जो हमारा प्रोसेस है, करीब आज की डेट में जो भी लास्ट ईयर जैसे कोई 10 मिलियन केजीज मटेरियल आया, नया जी पुराना सब आता है, वो बहुत एक रिगरस प्रोसेस से निकलता है। क्योंकि हम मैच करना चाहते हैं नीड कि, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द डोनेशन माइंडसेट इज दैट यू गिव व्हाट यू हैव, यू डोंट गिव व्हाट पीपल नीड। जी आप वो देते हैं जो आपके पास है। आपको कल ये कुर्ता नहीं चाहिए, आप दे देंगे, बट आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले को वो कुर्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा गैप होता है, और जी इंटेंशन आपकी अच्छी है, ऐसा नहीं कि आपकी इंटेंशन खराब है ना? तो प्रोसेस की प्रॉब्लम है। तो हमने 2-3 काम किए जस्ट इन नटशेल। पहला काम हमने कहा कि हम डोनेशन की डेफिनेशन बदलेंगे, बिकॉज जब भी हम कभी अपने सेकेंड हैंड मटेरियल के बारे में बात करेंगे, यूज मटेरियल के बारे में बात करेंगे, इवन अनवांटेड मटेरियल के बारे में बात करेंगे, चाहे वो नया ही क्यों ना हो, ओके, तो बेटर है कि हम उसे डोनेशन ना बोलें, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली ए डिस्कार्ड। जी वी आर गिविंग इट बिकॉज वी डोंट नीड इट। तो हम ये कहें कि वी वांट टू गिव, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट उसको डोनेशन शब्द का नाम ना दें। रादर जो इंसान हमारा उतरा हुआ यूज किया हुआ सामान इस्तेमाल करता है, हम उसके शुक्रगुजार रहे हैं, जी उसको थैंक यू बोले, क्योंकि वो हमारे इमोशंस का कीपर है। उसने हमारे हार्ड एंड मनी की कद्र की है, वरना ये लैंडफिल में गया होता। जी पहली बार। फिर ये सामान हमारे सेंटर्स में आता है, बहुत रिगरस प्रोसेस से जाता है, क्योंकि मैच करना चाहते हैं नीड को, जैसा मैंने कहा। तो यदि उत्तराखंड की कोई किट बन रही है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए यदि हम सामान भेज रहे हैं, तो शायद सैंडल की उतनी जरूरत नहीं है जितनी स्पोर्ट्स शूज की जरूरत है। जी टेरेन यदि की वजह से, उड़ीसा है, टेरेन की वजह से, उड़ीसा है तो टोपी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों को मजा आता है पहनने में, जी हैबिट की वजह से, या कल्चर की वजह से। जी तो अच्छा, और दूसरा वैसे भी क्या होता है कि यदि हम गिविंग में देखें, तो माना मैं और आप, सपोज हम शहरों में रहते हैं, हम शहरों की महिलाओं के बारे में बात करें, तो जो हमें मिलता है वो जीन्स टी शर्ट टॉप लेडीज सूट मिलते हैं। गांव की महिलाओं को आज भी साड़ी ब्लाउज पेटीकोट या ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए। यदि हम अर्बन मेल की बात करें, तो हम में से ज्यादातर लोग 32 से 40 हैं। रूरल जी मेल आज भी बहुत सारे 26 से 30 हैं, है ना? तो साइज शेप कल्चर ज्योग्राफी रिलीजन बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो हम उसको मैच करते हैं, फिर सारे सामान को फैमिली किट में कन्वर्ट करते हैं। और हम क्लोथिंग यूटेंसिल फुटवियर से लेके पुराने डोर विंडोज पाइपलाइन फिटिंग्स फर्नीचर, दुनिया की हर एक ऐसी चीज जो रीयूज हो सकती है, वो हम लोग उस पर ऑपरेट करते हैं। जी
तीसरा पार्ट है मैजिक का और डिग्निटी का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम कुछ भी मुफ्त में नहीं बांटते। जी। तो पूरे देश में लाखों की तादाद में गांव के और कम्युनिटी के लोग अपने अपने इश्यूज चुनते हैं। तो एक कम्युनिटी कहती है कि हमको सड़क पे काम करना है, दूसरी कहती है हमको अपनी वाटर बॉडी क्लीन करनी है, तीसरी कहती है हमको अपना कुआं खोदना है। तो वो कम्युनिटीज अपने काफी दिन का मेहनत, अपनी विजडम सब उसमें डालती हैं, और फिर बहुत इज्जत के साथ में उनको ये सामान बाद में दिया जाता है। तो क्या हुआ पूरे प्रोसेस में, एक तो गिविंग डिग्निफाइड हो गई। जी। किसी का आप मुफ्त में जाके पैंट देते हैं, कहते हैं मेरी है, वो कहेगा आपकी है। बट यदि वो काम करके लेता है और आप कहते हैं मेरी है, तो वो कहेगा आपकी होगी, मैंने कमाई है। जी। लैंग्वेज बदल रही है। हम्म। दूसरा, एक एडिशनल रिसोर्स मिल गया डेवलपमेंट का, कि पैसे के साथ साथ सामान से भी काम किया जा सकता है। तीसरा, इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी श्रमदान, वो कम्युनिटी स्पेस में बहुत लार्ज स्केल पे वापस आ गया। जी। चौथा, जो इंडिया की एक और बड़ी स्ट्रेंथ रही, बार्टर इकोनॉमी, वो वापस आ गई कई नई करेंसीज के साथ में। ऑन वन साइड एक तरफ उसमें अर्बन अंडर यूटिलाइज मटेरियल है, और दूसरी साइड उसमें रूरल या कम्युनिटी की विजडम और उसका हार्ड वर्क है। और जी। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जयंत इसमें, वो ये है कि डिसीजन मेकिंग की पावर आखिरी इंसान के पास चली गई। जी। मैं और आप जाके ये फैसला नहीं कर रहे कि इस गांव में सड़क बनेगी, वो इंसान फैसला कर रहा है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, और फिर वो उस पर काम कर रहा है, और फिर उसको इन काइंड सपोर्ट मिल रहा है। जी। तो दैट्स हाउ इससे कंप्लीटली डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल एंड द मॉडल ऑफ लॉट ऑफ न्यू करेंसीज। जी, इतनी बढ़िया आपने बात बताई कि काम के साथ साथ मान और सम्मान, जो तीनों चीज़ें साथ में परोसी जा रही हैं समाज में, बहुत ज़रूरी है। और किस तरीके से, क्योंकि जो भी इंसान मेहनत करता है, मेहनत का इंसान है, चाहता है कि अपनी मेहनत से आमदनी ले, एक उसकी जो प्राइड होती है वो उसको भी ठेस ना लगे, बहुत ज़रूरी है। आपने इतनी इसकी सुंदर व्याख्या की। तो इतनी अच्छी बातें बताई अंशु जी आपने कि किस तरीके से सामाजिक सशक्तिकरण में आपने हिस्सा लिया। मैं दो तीन चीज़ समझना ही चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं कानून की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जन जन तक कई बार शायद हम जस्टिस को नहीं पहुँचा पाते। ये हमने खासकर संक्रमण के इस दौर में भी देखा कि जो एक लास्ट माइल अवेलेबिलिटी होती है जस्टिस की, कहीं ना कहीं परेशानी हमें दिखी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ हाई कोर्ट्स ने पहल की है हमारे वर्चुअल कोर्ट्स को हेयरिंग करने की, पर जो एक बेसिक, आप तो इतना गाँव में, कस्बों में, छोटे शहरों में भी जाके काम करते हैं, हमने देखा होगा कि बेसिक पानी की, बिजली की सुविधा नहीं है। तो हम यहाँ तो ब्रॉडबैंड क्रांति की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो छोटे मुफस्सिल कोर्ट हैं, तहसील कोर्ट हैं, छोटे न्यायालय हैं, जहाँ पे गांव घरों से लोग जाना चाहते हैं, इनकी एक आशाबंदी होती है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये दोनों चीज़ों का मैं मिश्रण करके आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या क्या, एक तो आप लोगों ने परेशानियाँ देखी जब आप गूंज को स्थापित कर रहे थे इन 2 दशकों में, कि कैसे, और इसको हम कानून के क्षेत्र में हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं, इससे भी थोड़ा सा आपका मत जानना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मुझे न्याय घर घर पहुँचाना है और लोगों का सशक्तिकरण करना है, हम चाहते हैं कि भाई पहुंच सके, ताकि उस इंसान को ना लगे कि सिर्फ न्याय अमीरों के लिए बना है, गरीबों के लिए नहीं। ऐसा कई बार हमारे तंज कस दिए जाते हैं, हमारे वकीलों पे कहा जाता है कि वकीलों की फ़ीस बड़ी महंगी होती है, रोज़गार एक परेशानी है, हमारे देश में बड़ी सारी परेशानियाँ हैं। पर इस चैनल के थ्रू किसी भी अतिथि से हम हमेशा ये दो टूक सवाल कर लेते हैं कि जो चीज़ें आपने फेस की, एक तो उस चुनौतियों के बारे में बताया, ताकि हम उससे कुछ सीखें, और ये देखें कि न्याय प्रणाली में हम उसको उसका कैसे उसका हम समावेश कर सकते हैं। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, बट यदि मैं साफ शब्दों में कहूँ तो न्याय और कानून भी बहुत हद तक उन स्कीमों की तरह से हो गया है, जी। एक लार्जर पार्ट ऑफ जनता के लिए, जो हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, जी। लेकिन किसी को ना तो पता है और ना किसी को उनके बारे में वो यूज कर पाता है। जी। मतलब इसी तरीके से जब हम अपने एक्सपीरियंस में देखते हैं तो हमें पता है कि सड़क का पैसा सैंक्शन हो चुका है। हम्म। हमें ये भी कई बार पता लगता है कि ये तो सड़क तो बन भी चुकी है, बट वो है ही नहीं, सड़क वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हम्म। क्योंकि कागजों में सब कुछ खत्म हो गया। जी। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, वो ये थी कि जनता को नहीं पता था कि यहाँ पर एक सड़क अप्रूव होके बन चुकी, सिर्फ चंद लोगों को पता था, जी। आम जनता को नहीं पता था। सेम बात मैं कहूंगा कि न्याय के लिए या लॉ के लिए पता ही नहीं है लोगों को, कानून क्या है, उनके अधिकार क्या है। और मतलब अधिकार, कानून या अधिकार सिर्फ लड़ने के लिए तो नहीं होते ना, वो तो बेसिक आपकी अवेयरनेस भी तो है कि भाई हाँ, जी। ये तो है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ।
भाई मुझे क्यों हैरेस कर रहे हो तुम लाइसेंस के लिए, कानून कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना, या जी, तुम्हें इतने घंटे का टाइम मिलता है। ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो यदि, तो जो जो सपोज पुलिस आपको एक कानून नहीं बता रही, तो मुझे लगता है कि लॉ के लोग, जो जो आपने अभी कहा कि हजारों लोग एनजीओज में आके इंटर्नशिप करते हैं समाज को समझने के लिए, मुझे लगता है कि इस फेटर्निटी का एक और बड़ा रोल ये भी है कि वो जगह जगह जाके इस बारे में बातचीत करे, छोटे छोटे कैप्सूल्स करे, अवेयरनेस के काम करे। और अवेयरनेस, ध्यान रखिएगा, इस देश में पोस्टर लगाने से नहीं होती। जी, पोस्टर और बैनर लगाने से पब्लिसिटी जरूर मिलती है, फेसबुक पे हो जाता है, और हमारे कामों की लिस्ट में काम ऐड हो जाते हैं कि भाई हमने ये भी कर दिया क्योंकि अब आपके पास प्रूफ है कि भाई फोटो तो है आपके पास में। जी, बट टू उससे डू लिस्ट जनता एक को कुछ होगी। मिल गया। हाँ, जी, उससे आपके पोस्टर और फेसबुक से जनता को कुछ मिल गया, इसको भूल जाइए। हुँ, ये वो कहानी बिल्कुल अलग है, वो तो जनता ही बता पाएगी कि आपको मिला कि नहीं मिला। जी, फेसबुक और पोस्टर अक्सर आपको देते हैं, जनता को नहीं देते। ऐसा मैं मानता हूँ, जनता से तो चर्चा करनी पड़ेगी, जी, और वो भी उनकी भाषा में चर्चा करनी होगी। भाषा डज नॉट मीन द लैंग्वेज लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। जी, भाषा मीन्स जो चीज उनके समझ में आती है, जो हाव भाव समझ आता है। भाषा मीन्स कि ऊपर बैठ के समझ आता है, नीचे बैठ के समझ आता है, साथ खा के समझ आता है, कैसे समझ आता है। आई थिंक हम लोग यदि ये इतना लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट कर सके हैं कि जिस देश में फ्री में लैपटॉप बंटते हो, टीवी बंटते हो, उसमें लोग बिना किसी चीज के इतना भारी कई कई सौ किलोमीटर सड़कों पे काम करते हैं। मतलब लास्ट ईयर का यदि मैं डेटा उठाऊं तो हमने करीब 300 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं या रिपेयर की हैं, वो जी, भी लॉकडाउन के पीरियड में। और वो कोई सामान के लालच में नहीं कर रहा। ये गलत फहमी होती है हमारी। वो शायद इस वजह से भी कर रहा है कि आपने उसको, उसका होने, वो होने की एक्सेप्टेंस दिया। आपने कहा कि आप जो हो, आप हो, यू जी, एग्जिस्ट, and you exist as it is, whatever you are। ना कई बार हम, हमारे लेंसेज ऐसे डिस्टॉर्ट हो चुके हैं कि वो एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखता हमको। हमें दिखता है किसी भी किसान को हम कहते हैं गरीब, बेचारा। हुँ, उसको टैलेंटेड नहीं मानते हम लोग, उसको इनोवेटर नहीं मानते, उसके रेजिलियंस की बड़ाई नहीं करते। तो मुझे लगता है कि टाइम आ गया है, और खासतौर पे जिस तरह का पैंडेमिक के समय में अत्याचार हुआ है, जी, और जिस तरीके से पैंडेमिक के समय में लाइक एनी अदर डिजास्टर, जैसे दुनिया के हर एक डिजास्टर की तरह से रिच कम्युनिटी रिचर हो गई है और फाइनेंशियली पुअर कम्युनिटी फाइनेंशियली पुअरर हो गई है। और वो गैप जो बढ़ना था, जो बढ़ता ही रहता है, वो और अलग ही तरह से बढ़ गया है। बढ़ तो वो रहा ही था, ऐसा तो है नहीं कि जी, कोई बहुत कम हो रहा हो कहीं भी। तो सब यदि आंकड़े कहते भी हैं तो झूठे ही मान के चलिए, क्योंकि साफ साफ तो दिख रहा है आपको क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जो जो भी लॉ की कम्युनिटी है, जो न्याय की कम्युनिटी है, उसका एक बड़ा रोल है। और उसका रोल ये है कि लोगों को कम से कम बेसिक काम तो बताएं। आपने जैसे एक इंस्टीट्यूशन होगा हक दर्शक के नाम पे, आपने सुना होगा, जी, है ना? तो कुछ नहीं कर रहा है वो, बेसिकली सिर्फ आपके स्कीम से आपको वाकिफ करा रहा है। ऐसे ही कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो स्कॉलरशिप पे काम कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दुनिया भर की स्कॉलरशिप, विच इज ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ऑल दैट, दे जस्ट मेकिंग पीपल अवेयर भाई ये जी, स्कॉलरशिप भी एग्जिस्ट करती है। तो इस समय हमें जो दिखता है समाज में, वो ये दिखता है कि उन वो एग्जैक्टली जो आपकी लड़ाइयाँ हैं वो सर्वाइवल की लड़ाइयाँ हैं। आप दोबारा से सर्वाइवल की लड़ाई में आ गए हैं। कुछ लोग जो सर्वाइवल की लड़ाई से निकल गए थे, वो दोबारा से हाशिए पे आ गए हैं। भाई जिसने अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे को कोटा भेजा था या हायर एजुकेशन के लिए भेजा था, अब तो उसके बाद बेचने के लिए कुछ नहीं है। तो जी, उसकी तो एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। तो वो हाशिए से निकला था, बट पेंडेमिक की वजह से वापस हाशिए में चला गया। जी, और वो इतनी जल्दी नहीं उभरेगा। खाता दिखेगा खाना वाना, बट वो उभरेगा नहीं। वो जो जो उसने लगभग पैसे जोड़ लिए थे मोटरसाइकिल खरीदने के, लगभग वो मूव हो गया था बसों में धक्के खाने से या लंबी वेट करने से, वो वापस आ गया। वो दिखेगा नहीं हमको क्योंकि वो लगभग था, उसको आपको पता नहीं था कि वो मोटरसाइकिल खरीदने वाला है। जी, ये हम साफ देख रहे हैं, बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं, बहुत बहुत अलग इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो हम सभी लोगों का, हम जिस भी कम्युनिटी में काम करते हैं, कम्युनिटी इन द सेंस हमारी प्रोफेशनल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं भी, जी, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम
जो दे सकते हैं समाज में वो दें। और सबसे बड़ी चीज जो हम दे सकते हैं, वो जाहिर बात है वो दे सकते हैं जो हमने सीखा, जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा। क्योंकि जयंत, एक बात इस देश को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, और आपके जैसे लोगों को। 98 में मेरा ये अपना एक कैलकुलेशन थी जब मैं स्कॉट्स छोड़ा था, और ये मैं बहुत जगह रिपीट कर चुका हूँ, मैं यहाँ रिपीट करूंगा क्योंकि हर बार एक नया ऑडियंस है और जी। उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये कैलकुलेशन। कि मैं आईएमसी का प्रोडक्ट हूँ, और हमारी पढ़ाई कुछ 1,000 रुपए में हो गई थी। बट जब मैंने कैलकुलेशन की थी तो मुझे लगा कि ये तो 40-50 हज़ार लाख रुपए भी होनी चाहिए थी, काइंड ऑफ इस तरह की फैसिलिटीज फैकल्टी हमको मिलती थी। जी। फिर मैंने देखा था कि यदि मेरी मिडिल क्लास फैमिली, यदि ये फीस 40,000 रुपए होती तो क्या मेरी मिडिल क्लास फैमिली ये अफोर्ड कर पाती? तो जवाब आया था ना, है ना। तो जी। 98 का मेरा ये रियलाइजेशन है कि मैं इस देश की सब्सिडी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट हूँ, और हम में से वो हर एक इंसान, जिसमें लॉ स्कूल में पढ़ा हुआ भी हर एक इंसान, जी। ठीक है, जो आज तक किसी भी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी में गया है, या किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी गया है जहां पे जमीन कौड़ियों के भाव दे दी गई थी, उस हर एक इंसान ने इस देश की सब्सिडी खाई है। और 2020 ने हम सबको ये सिखा दिया, मेरा तो पहले से विश्वास था, बट आप शायद और लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए जी। कि ये जो सारी सब्सिडी है ये सरकारें नहीं देती, भूल जाएं। ये सब्सिडी इस देश का किसान देता है जिसको मिनिमम वेजेस नहीं मिलती। तो जिस इंसान की वजह से हम लोगों के पेट भरे हैं वो भूखा है, जिस इंसान की वजह से हम लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं वो बेघर है, उसको आप बेनिफिशियरी कह के 10 किलो चावल देते हैं, जो कुंटलों के हिसाब से आपके घर में चावल पहुंचाता है। पेंडेमिक के, कोविड में सर्वाइवल यदि आप है आपका, जी। एक बात जो मैं रिपीट करता हूं कि यदि आपके थाली में रोटी है, बैंक में थोड़ा पैसा है, आपके हाथ में नौकरी है, आप हॉस्पिटल गए और वापस आ गए, या आप हॉस्पिटल गए नहीं, पुनर्जन्म मानिए और कर्जा चुका दीजिए। करने की इस देश में कोई कमी नहीं है, कभी भी नहीं थी। जी। बदकिस्मती है हमारी कि लोगों को ये समझ नहीं आता था कि हम कहाँ किसके लिए क्या करें। बदकिस्मती है कि बड़े बड़े बाजारों में जाके हम बार्गेन नहीं करते, बट टमाटर वाले से करते हैं, या रिक्शा वाले से करते हैं, जी। या दूध वाले से हमें रुंगे के दूध की फिक्र होती है कि वो ऊपर से कितना डालेगा, मूल से जी। मतलब नहीं होता। जी। या सब्जी हम उससे खरीदते हैं जो धनिया थोड़ी मिर्ची फ्री में दे दे। जी। ठीक है, ये हमारे कल्चरल इश्यूज हैं। जी। इट इज हाई टाइम कि हम इन सब चीजों से बाहर आए, ठीक है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग उन मिडिल क्लास से निकले हुए हैं, जिसको मैं बहुत फक्र से कहता हूँ, जिन्होंने टूथपेस्ट पे बेलन चलाए हैं, जी। और जी। शौकिया चलाए हैं बहुत बार। तो दैट इज अवर वैल्यू सिस्टम, व्हाई नॉट। जी। जी। ये आपने इतनी बढ़िया बात रखी, क्योंकि इसमें ये जो बात है कि कैसे हर हर तरफ से संक्रमण ने हम पे अटैक किया है, और जो आपने बताया कि कैसे हर तबका, चाहे वकील का हो चाहे किसी और का हो। जैसे मान लीजिए, मैं किसी से परसों ऐसी बात कर रहा था कि जब आप नेटफ्लिक्स, प्राइम या किसी भी ओटीटी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मोल भाव नहीं करते, तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड स्वाइप कर देते हैं, चाहे आप मूवी देखें ना देखें। लेकिन सिर्फ किसान ही की नहीं, मैं तो यहाँ तक अपने वकील भाइयों और बहनों की भी बात करूँगा, जो मतलब जो एमएनसी में नहीं है या जो बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यरत नहीं है। हम जैसे वकील भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका मुवक्किल आके आपसे या तो कंसेशन मांगेगा, या काम हो जाने के बाद आपके कई बार फीस हाँ, मार के चले जाता है। तो हमारा हाल भी वो पढ़े लिखे किसान वाला हो जाता है। तो क्या हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो मैं कहता हूँ कि परिश्रम हमारा भी वही है जो एक इस देश का किसान कर रहा है। लेकिन जहाँ आपने आपने समाज की बात की और देश के हर युवक या युवती की यहाँ पे बात हो रही है, तो आगे ही बढ़ के चला जा सकता है। एक दो छोटे सवाल मैं आपसे और करूँगा, मुझे पता है थोड़ी सी समय की पाबंदी हमारी। वो ये कि जितने ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की हम इस देश में बात करते हैं, उन पे कहीं ना कहीं देखता हूँ मैं कि हमारी जो सरकार है शिकंजा कसना चाहती है। तो एक FCRA एक्ट आया जिसमें आया कि भाई अगर फॉरेन फंडिंग हो रही हो तो आप डिस्क्लोज़ करें। कई बार देखा गया कि NGO वर्ड का मिसयूज़ हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है। एक तो इस पर मैं आपका मत जानना चाहता हूँ, और दूसरा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जो NGO से जुड़ना चाहते हैं। अगर वो गूंज से जुड़ना चाहें या कुछ काम सीखना चाहें अपने 5 साल के उसमें कार्य में, तो आपसे वो कैसे जुड़ सकते हैं? जयंत, ऐसे कितने काम होते हैं दुनिया में जिसमें आपके काम का लाभ आपसे 2 लेवल या 1 लेवल फाइनेंशियली या सोशली नीचे लोगों को मिल पाए। जी।
आप कोक की फैक्ट्री में नौकरी करते हैं या जो भी करते हैं तो अच्छा है, लेकिन आप कोक उसको देते हैं जो पानी तो पी लेता है, उसके बाद कोक मिलता है। मेरी कोक जी से नफरत नहीं है, मैं बहुत शौकीन हूँ कोल्ड ड्रिंक्स का, जी लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं देखूँ। तो ये जो जो एनजीओ वर्ल्ड है वो समाज के उस तबके के पास जा रहा है। जब तक आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी अच्छा है, लेकिन जिस घर में कैंसर का पेशेंट हो जाता है, जिस घर में वो जो जिस घर के बुजुर्गों को कभी किसी की जरूरत पड़ती है, नो, हजारों ऐसी चीजें हैं जिसमें आप वॉलंटरी सेक्टर की तरफ देखते हैं। अब कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं सारे डॉक्टर्स को करप्ट नहीं बोल सकता, सारे पॉलिटिशियंस को करप्ट नहीं बोल सकता, सारे ब्यूरोक्रेट को या लॉयर्स को करप्ट नहीं बोल सकता, ऐसे ही किसी को अधिकार नहीं है कि वो पूरे वॉलंटरी सेक्टर को करप्ट बोले। जी हम में से बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, जो इस देश के तमाम लोगों से, पॉलिसी मेकर से लेके और कॉर्पोरेट के लेके से बहुत तमाम लोगों से बेटर पढ़े लिखे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी वाले लोग हैं। बट हमारा अपना डिसीजन था, सेक्रीफाइस नहीं था जी किसी भी हाल में। हमारा अपना कीड़ा था कि हमको ये वाला काम करना। जी ऐसा नहीं कि हम करोड़ों नहीं कमा सकते थे, यदि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी कॉर्पोरेट का बंदा कमा सकता तो हम भी कमा सकते हैं। यदि हम 1000 लोगों का एक वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते तो कुछ और भी कर सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि कमर्शियल वर्ल्ड में हम बड़े सक्सेसफुल हो जाते, हम जी हो सकता था पूरे कंप्लीटली फेल होते। ये कमर्शियल वर्ल्ड वालों को गलत फहमी है कि उनको लगता है कि वॉलंटरी स्पेस में आके वो वैसे ही झंडे गाड़ देंगे। जी हमें गलत फहमी नहीं है, मेरे बस की कोई प्रोडक्ट को सेल करना या सर्विस को सेल करना नहीं है, मैं फेल हो जाता हूँ। जी तो बेहतर है कि इस इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को इज्जत दी जाए, भरपूर इज्जत दी जाए। और खास तौर पे पेंडेमिक के समय में जब बड़े बड़े लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, तो इस देश की आम जनता और इस देश के वॉलंटरी सेक्टर के लोग थे जो इनके पास पीपीई किट नहीं थी, जिनको पता भी नहीं था पीपीई किट क्या थी, बट वो रोज सुबह दोपहर शाम खाना बना बना के लाखों लोगों तक पहुंचा रहे जी थे। हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो जिनके अपने पेरेंट्स बेड पे पड़े हुए थे और वो 4-4 बजे सुबह जाके किसी और पेशेंट के यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर फिट कर रहे थे। उस समय में जब आपको ऑक्सीजन के लिए 6 घंटे वेट करनी पड़ती थी, 8 घंटे वेट करनी पड़ती थी, धक्के खाने पड़ते थे, जी और आप बहुत वल्नरेबल थे। तो ये एक बहुत खूबसूरत सेक्टर है। मुझे बहुत फक्र है कि मैं बिना किसी पढ़ाई के इस सेक्टर की, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के, मैं फर्स्ट जनरेशन अपनी फैमिली में जी सोशल सेक्टर का इंसान हूँ। और मुझे बहुत फक्र है इस चीज का कि मैंने इस फैमिली में एक नई प्रथा चालू की है। मुझे नहीं पता फैमिली में कितने लोग इसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, इट डजंट मैटर टू मी, सिंपल जी बात। बट मुझे फक्र है कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं जिंदगी में। पैंडेमिक के टाइम में भी हमसे जो बन पड़ा हमने करने की कोशिश की। कम से कम हम जी घर में बैठ के नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे थे, हम हम सड़कों पे थे, जी या हम कोशिश कर रहे थे कि हमसे जो बन पड़े वो हो जाए। तो जो भी बच्चे इस चीज को लेके एस्पायर करते हैं, मैं कहूँगा कि खुले दिल से आइए। बहुत खूबसूरत सेक्टर है, क्योंकि कम से कम एक काम तो ऐसा है जिसमें सोने से पहले आपको सुकून होता है, और अगले दिन के लिए आपकी पूरी किताब भरी होती है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और आप रोज टोज पे खड़े होते हैं क्योंकि आपको रिसोर्सेज भी जनरेट करने होते हैं। जी अल्टीमेटली तो सेक्टर सेक्टर अच्छे काम के लिए दुनिया भर से पैसे बटोर के लाता है ना। तो हम लोग तो सरकारों की, सिस्टम की मदद करते हैं ना, एडिशनल रिसोर्सेज ला ला के, जी कहीं से भी ला के आते हैं। हम आपके पास आते हैं, आपसे रिसोर्सेज लाते हैं ना, आप चाहे सामान लाए चाहे पैसा लाए। तो हम तो इस देश में रिसोर्सेज ऐड कर रहे हैं, जी श्रम ऐड कर रहे हैं, स्किल ऐड कर रहे हैं, नहीं? ये जो लोग जो जिनको लगता है कि बड़ी एनजीओ की कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे और पढ़ा देंगे और समझा देंगे, मुझे लगता है समय आ गया है कि ये लोग जाके समझें कि ये इतने कम रिसोर्सेज में, बिना एनपीए के प्रोविजन के, बिना बैंक के लोन के भागे, बिना कस्टमर को चीट किए ये इंस्टीट्यूशन रन कैसे करते हैं। एरोगेंस नहीं है जयंत इसमें, जी जी बट सीधी बराबरी की बात है कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सिखा दोगे तो सीखने के लिए भी तैयार रहो।
हम तो सीखने के लिए तैयार हैं, हम तो 20 साल से सीख रहे हैं, हम तो किसान से सीख रहे हैं, हम तो गांव से सीख रहे हैं। जी। वरना हमें क्या पता था, हम हमारी जिंदगी में हमारे भले ही आईआईटी के कितने ही पास आउट हो, मेरे खानदान में किसी को नहीं मालूम था कुआं कैसे खोदते हैं। हम्म। किसी ने बांस का पुल नहीं बनाया था। हम्म। तो यदि आज मैं कुआं खोदवा पा रहा हूँ या बांस का पुल बना पा रहा हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी तो गाँव है ना, मेरी यूनिवर्सिटी तो जी। वो किसान है जिसको सारे लोग बेनिफिशियरी और बोल देते हैं। तो सीखने का मौका है, करने का मौका है। बहुत खूबसूरत सेक्टर है। बाकी कौन कहाँ से क्या प्रेशर आते हैं, क्या आते हैं, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। इन एनी केस हमने कोई इजी लाइफ तो चुनी नहीं है। ये आपने एकदम हमें गौरतलब की गलतफहमी नहीं सही। है कि हमने इजी जी लाइफ जी। चुनी। ये आपने एकदम सही बताया कि ये स्वाभिमान की बात है कि हम इतना कुछ कर पा रहे हैं हम देश के लिए। और ख़ासकर संक्रमण के दौर पे जब लोग जूझ रहे थे अपनी जान से भी, और हमने देखा कि किस तरह का हश्र रहा हमारे देशवासियों का, तो आपकी संस्था ने काफ़ी जो लगातार काम करते आई है और इसमें भी अपने अपने काफ़ी काम किए। जैसा कि मैं बच्चों को बता दूं कि अगर आपकी संस्था से जुड़ना चाहें तो आपकी अपनी वेबसाइट है मेरे ख्याल से, जहाँ से सबसे आसान तरीका होगा आपसे हाँ, गूंज जुड़ने का और गूंज संपर्क डॉट करने ओ का। आर जी पे, GOONJ.org है। mail@goonj.org पे लिख दीजिए। बाकी गूंज का सोशल मीडिया है, बहुत जी बैलेंस्ड है, बहुत एक्टिव है। यदि जी उसके थ्रू भी हम तक पहुंचना चाहेंगे तो समवन विल इमीडिएटली जी रिस्पॉन्ड। जी जी। बस समापन से पहले एक मेरा पेनल्टीमेट क्वेश्चन आपसे और है कि हमारे देश में ऐसा होता है कि विदेशी अवार्ड्स का बहुत दबदबा माना जाता है, कि मान लीजिए जब आमिर खान की लगान रिलीज़ हुई, उसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया, तो लोगों को लगा कि भाई आमिर आमिर खान एक बहुत बड़े फनकार हैं, जबकि बड़ी अदाकार तो शुरू से ही थे। ऐसे ही आपके जीवन में जब आपको मैग्सेसे अवार्ड मिला, तो उसके बाद और उससे पहले की जर्नी में कुछ फ़र्क पाया आपने? तो बाकी मेरे लिए तो सेम है, और हम में से बहुत सारे लोगों के लिए सेम है, सेम स्ट्रगल है, जी सेम काम है, सेम वैल्यू सिस्टम है, कुछ नहीं बदला। हाँ, मजे मजे में कई बार लोगों को मैं ये जरूर कहता हूँ कि भाई पहले गेस्ट होते थे, आजकल चीफ गेस्ट होने लगे। तो शायद शायद वो जी फर्क आ गया होगा, कौन जाने। ये तो नहीं जी पता। ये ये थोड़ा एडिशनल तजुर्बे की वजह भी हो सकती है, और ये जी किसी अवार्ड की वजह भी हो सकती है। ये तो डिसाइड जो बुला रहा है, ये तो उस पर निर्भर करता है कि वो कौन से लेंसेज पहने हुए जी। इतनी ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। हंसी मजाक ही में सही, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि हर बात समाज का आईना होती है। और आपने इतनी बढ़िया बात रखी, इसको मैं ख़त्म एक दुष्यंत कुमार जी की दो पंक्तियों से करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने एक मशाल जो जलाई है सामाजिक क्रांति की, सशक्तिकरण की, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। साथ ही साथ कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले हमारी एक गुजारिश हमेशा रहती है अपने मेहमानों से कि दो शब्द कहें हमारे युवाओं के लिए। और जब मैं युवाओं की यहाँ बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं है जो फिजिकल एज होती है, हमारा मतलब उनसे भी है, वो आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट। तो आपके क्लोजिंग कमेंट्स उनके लिए। हैं। एक जिंदगी मिली है, पहली बात खुल के जीना है। दूसरी बात, आपने पढ़ाई क्या की है और आप काम क्या कर रहे हैं, इसका कोई रिश्ता नहीं है। आप अपने पीयर प्रेशर में कहीं भी कुछ पढ़ लिख गए हैं, जो भी कर दिया है अच्छी बात है, बट यदि आप गिटार बजाने के शौकीन हैं, आप तबले के शौकीन हैं, आप गोलगप्पे का ठेला लगाने के शौकीन हैं, और आपको उस जी पर कोई अपना बिजनेस आइडिया डेवलप करना है, तो आप उसको करिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को अब कुछ समय तक थिंकर्स की उतनी जरूरत नहीं है जितनी डूअर्स की जरूरत है। दिस कंट्री does not need thinkers for the time being. This country needs doers. This country needs action. जी बहुत हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें उसमें लग जाना चाहिए। मेरा तकिया कलाम है, लगे रहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी, आज आपने हमें वक्त दिया। और प्रोग्राम ख़त्म करने थैंक से यू। पहले हमेशा एक छोटी सी अपील रहती है हमारे दर्शकों से कि अगर आपको हमारे चैनल समझ आता हो, जहाँ पे हम जैसे हमने बताया कि देश दुनिया से लोगों को लेके आ रहे हैं, आपको प्रेरित कर रहे हैं, और अंशु ने बड़ी अच्छी बात रखी, डोंट बी अ थिंकर, जस्ट डोंट बी अ थिंकर, डू थिंक बट ऑल्सो डू। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नाइकी भी कहता है जस्ट डू इट। तो आपको डूअर बनना है, आपको काम करना है। जब तक आप काम नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, जैसा कहा जाता है कि विचार जो होता है, उस विचार को अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो विचार फिर वो विचार कहीं खो जाता है, ना उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है, ना उसको आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ना लोग उसको देख पाते हैं कि उस विचार को कैसे आप अंजाम तक उसके लेके आए। और आखिरी में विदा लेने से पहले हम सबसे यही कहेंगे कि इस चैनल को अगर आप चाहते हैं दूसरों तक फैले, तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। नमस्कार।